तो अब थोड़ा सा HTML के बारे में समझ लेते हैं। HTML है क्या? HTML है एक्चुअली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है असल में ये बनाई गई है फॉर ब्राउज़र्स, और इसमें हम बेसिकली करते ये हैं कि वो कोड लिखते हैं जो ब्राउज़र पे रन हो सके। यानी कि जैसे मैंने शुरू में भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की मदद से हम क्लाइंट साइड टास्क परफॉर्म करते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है क्लाइंट साइड पे वो होता है कि जो भी कंटेंट है जो सर्वर साइड पे आए हैं उसको क्लाइंट साइड पे दिखाना होता है। तो लिहाजा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यही काम है। इसमें ये जो लफ्ज़ है हाइपर टेक्स्ट, ये इसलिए है कि इस लैंग्वेज के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है लिंक्स बनाने की। ये जो लिंक्स होते हैं ना, इनको हम हाइपर टेक्स्ट भी कहते हैं। यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पे एक होम का लिंक है, उस पर आपने क्लिक किया तो हम होम पेज पे चले गए। इसी तरह अबाउट का लिंक है, उस पर क्लिक किया तो अबाउट के पेज पे चले गए। तो ये लिंक्स बनाने की जो लिंक्स होते हैं ना, वो होता टेक्स्ट है, लेकिन वो एक्चुअली किसी और पेज का लिंक होता है। तो उस पर क्लिक करते हैं तो उस पेज पे चले जाते हैं। उसको उस टेक्स्ट को, लिंक वाले टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। फिर हर वो लैंग्वेज जिसमें टैग्स हों वो मार्कअप लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पे HTML है या CSHTML है या XML है या XAML है, और भी बहुत सारी हैं। तो ये जो ML लफ्ज़ आता है ये बता रहा होता है कि इस लैंग्वेज में कोड हम टैग्स की मदद से लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये लैंग्वेज बनी जनाब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें जो टैग्स होते हैं, हर टैग जो है वो ओपनिंग भी होता है और उसका क्लोजिंग होता है। तो ये ओपनिंग टैग हमेशा आप ऐसे लिखेंगे ग्रेटर देन लेस देन के साइन में, और इसको जब क्लोज करना है तो वो इस तरीके से क्लोजिंग टैग आता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे H1 से मुराद है हेडिंग, तो ये इसको ओपनिंग टैग है, और ये मैंने लिखा जनाब तो ये इसका आ गया क्लोजिंग टैग। और बीच में जो कुछ भी लिखूंगा वो इसके दरमियान जो कंटेंट है वो टैग का कंटेंट कहलाएगा। फिर मैं यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे ऐसे ओपनिंग टैग के अंदर कोई एट्रीब्यूट लिख देता हूँ ऐसे करके BG, तो ये BG जो है ना वो H1 का एट्रीब्यूट कहलाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो हर ओपनिंग टैग के अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, और वो एट्रीब्यूट्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई यहाँ पर? अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने ये मैंने एक लिखा क्या था, हमने बनाया ये था कि भाई H1 है और वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। इसके नीचे मैं एक और टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ P का। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अब इसमें जाके मैंने लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ। अब इस पेज का अगर मैं आउटपुट चेक करता हूँ तो इसका आउटपुट एक्चुअली मुझे, अब देखिए यहाँ पर मैं एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। उस एक्सटेंशन का नाम है HTML प्रीव्यू। ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली। तो देखें ये आपके वेब पेज का आउटपुट नज़र आएगा, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। ठीक है,
इसके नीचे मैंने लिख दिया जनाब दिस इज अ पैराग्राफ, सेव करा और फिर मैंने इसका आउटपुट चेक करा तो मुझे इसका आउटपुट जो है वो ये नज़र आएगा, दिस इज अ पैराग्राफ। सर इफ यू आर स्पीकिंग आई कांट हियर प्लीज। भाई बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। बेटा आपकी साइड पे कोई मसला है? बाकी सबको तो आवाज़ आ रही है मेरी और क्लियर आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, तो अब बेसिकली यहाँ पर ये मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, तो आपको यहाँ पर उसका आउटपुट नज़र आ रहा है एज अ पैराग्राफ। तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि जैसे ये P है, तो अगर आप इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करें अलाइन और उसमें लिख दें मिसाल के तौर पे सेंटर और सेव करें, तो आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ है वो सेंटर पे आ गया है। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप सेंटर के बजाय यहाँ पे राइट यूज़ करें तो पैराग्राफ आपका राइट पे चला जाएगा। सही है? अच्छा, इसी तरीके से अगर आप दोबारा इसको लेफ्ट कर दें तो पैराग्राफ आपका लेफ्ट पर आ जाएगा। तो ये जो अलाइन है ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? अलाइन एक्चुअली यहाँ पर एक अदद एट्रीब्यूट है पैराग्राफ टैग का। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज होंगी वो आप लेफ्ट राइट या सेंटर दे सकते हैं। उसकी बेसिस पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के टैग्स होते हैं HTML के अंदर जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से आप आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो आपके पास टैग मैंने अभी आपको बताया, कौन सा टैग बताया? H1 का और पैराग्राफ का। तो H1 का टैग जो है वो यूज होता है, इसका मतलब है हेडिंग 1। अगर मैं इसी टैग को कॉपी करूं और कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे पेस्ट कर दूं तो देखें सेम एज इट इज आपको आउटपुट सामने नजर आ रहा। सर वो नहीं बताया क्या मेटा टैग का? बेटा मेटा टैग पे जब आऊँगा तो बता दूंगा, अभी जो बता रहा हूँ वो तो समझ लो। तो बेसिकली यहाँ पर हेडिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ H1 के बजाय H2 कर दूं तो ये हेडिंग 2 हो जाएगी। हेडिंग 2 में आप देख रहे हैं कि जो फॉन्ट साइज है वो आउटपुट में थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर हेडिंग 3 कर दूं तो ये जो हमारी हेडिंग है ये हेडिंग 3 हो जाएगी। फिर जनाब हम हेडिंग 4 भी यूज़ कर सकते हैं, ये कहलाती है हेडिंग 4। फिर हेडिंग 5 एंड देन हेडिंग 6। तो इस तरीके से आपके पास 6 हेडिंग्स अवेलेबल हैं HTML के अंदर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब पेज की डेवलपमेंट में फ्रॉम H1 टू H6। जो डिफरेंस नज़र आ रहा है इन हेडिंग्स में वो ये है कि H1 की हेडिंग सबसे बड़ी है और H6 की हेडिंग सबसे छोटी है। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हेडिंग्स जो होती है ना, कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि जहां दिल चाहे जिस टेक्स्ट को चाहे हेडिंग दे दें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक हेडिंग है हेडिंग 1, ठीक है, तो 1 हमेशा H1 में ही आएगी। इसी तरह अगर 2 है तो 2 भी H1 ही होगी और 3 भी H1 ही होगी। 2 भी H1 ही होगी। 1 के अंदर कोई हेडिंग है मिसाल के तौर पे 1.1 तो वो जनाब हेडिंग 2 होगी। इसी तरह जो 2.1 है वो हेडिंग 2 होगी।
अच्छा, H3 उस वक्त यूज करेंगे जब 1.1.1 पर आ जाए हम। इसी तरह H3 यहाँ पर उस वक्त यूज होगी जब 2.1.1 पर आ जाए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मजीद अगर आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा 1.1.1.1 तो आप इस्तेमाल करेंगे हेडिंग 4। अच्छा, आप अगर मिसाल के तौर पे आप 1.2 अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.2 जो है ना वो H2 ही होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, तो ये बेसिकली हमारे पास हेडिंग्स यूज करने का तरीका है। सही है। अच्छा, अब हेडिंग्स के बाद नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बता रहा था वो बता रहा था पैराग्राफ। और पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट आइदर आप लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट भी यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट को आप आउटपुट पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मिसाल के तौर पे पैराग्राफ जो है, यहाँ पर जब मैंने लिखा उसके बाद मैंने यहाँ देखिए 2-3 दफा एंटर प्रेस किया और आगे जाके मैंने लिखा कि आई एम स्टिल इन HTML पैराग्राफ टैग, तो आउटपुट पे आपको ये टेक्स्ट तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप एक खास चीज ये नोट कर रहे हैं कि लाइन ब्रेक नहीं हो रही, बल्कि दिस इज अ पैराग्राफ के बाद जो आई एम स्टिल इन HTML पैराग्राफ टैग है वो उसी लाइन में कंटिन्यू हो गया है। तो एक पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ होता है टैग के अंदर, उसमें लाइन ब्रेक अगर हमें करनी है तो इस तरीके से यहाँ अगर सोर्स कोड में करेंगे तो नहीं होगी। इसके लिए आइदर या तो आप BR का टैग यूज करें या नया टैग इस्तेमाल करें, तब जाके लाइन ब्रेक होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर मजीद ये कि अब ये मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ के एक नया पेज बनाते हैं। तो देखिए, अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसको मैंने कर दिया जनाब क्लोज, और फिर मैं करूँगा ये कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखें, अब मैं करूँगा ये कि यहाँ से जाऊँगा ओपन फोल्डर, और वो जो डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बना रखा है HTML एग्जाम्पल वो ओपन करो, ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे लिए फोल्डर ओपन कर देगा। उसमें ये first.html मुझे नज़र आ रहा है, एज इट इज़ मौजूद है। उसको ओपन कर सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ। इसी फोल्डर को ओपन करके देखें, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, इसने नई फाइल बना दी। इसको मैं कह देता हूँ second.html, तो ये मेरे लिए बना देगा second.html। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई। अच्छा, अब ये जो second.html है इसका मुझे आउटपुट चेक करना है। अभी तो मैंने कोड ही नहीं लिखा, तो आउटपुट कैसे चेक करूंगा? तो पहले हम कोड लिख लेते हैं। HTML के अंदर एक मैंने हेड का टैग लगा दिया और एक इसके नीचे मैंने बॉडी का टैग लगा दिया। अब बॉडी के टैग के अंदर जनाब मैं पैराग्राफ का एक टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसमें मैंने लिखा कि दिस टेक्स्ट इनसाइड p
टैग। आउटपुट चेक करना है, एक्सटेंशन मैंने प्रीव्यू वाली इंस्टॉल करी हुई है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस करूंगा। अब वो जो एक्सटेंशन है वो है जनाब HTML प्रीव्यू। तो यहाँ पे जो है वो ये इसका आउटपुट आपको नजर आ रहा है, दिस इज टेक्स्ट इनसाइड अ p टैग। अच्छा, अब बेसिकली हम चेक करना चाह रहे हैं इसका पैराग्राफ के ही कुछ ऑप्शन सेट करना चाह रहा था मैं। तो कुछ और टैग्स मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एक टैग होता है फॉन्ट का टैग। तो देखिए मैंने फॉन्ट के टैग में इसको रख दिया टेक्स्ट को। ये को देखें आउटपुट पे कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फिर मैं ये करूँगा कि ये जो फॉन्ट का टैग है इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करूँगा। जैसे इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ साइज का, उसमें मैंने लिख दिया 7। ठीक है, और अब मैं आउटपुट चेक करूँगा तो जो मेरा टेक्स्ट है उसका आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 7 हो गया। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं फॉन्ट का टैग इस्तेमाल करते हुए इसी टेक्स्ट को बार बार रिपीट करूं और जो मेरा साइज है वो 7 से लेकर 1 तक चला जाऊं, तो आप आउटपुट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये साइज ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी एक ही लाइन में नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर BR भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, इससे जो है वो लाइन ब्रेक होगी। अब आप देखेंगे कि जो आउटपुट नज़र आ रहा है उसमें वो साइज 7 से स्टार्ट होके साइज 1 तक जा रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर देखें कि इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे इसमें एक एट्रीब्यूट होता है कलर का, तो कलर में मैंने लिख दिया ब्लू। आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया। तो हर एक के अंदर हम डिफरेंट कलर एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इसको रेड कर देते हैं और इसको ग्रीन कर देते हैं, इसको येलो कर देते हैं, और जनाब इसको हम ब्राउन कर देते हैं, और पिंक कर दें। और कौन सा कलर होता है भाई, कुछ तुम भी बता दो। लाइट ब्लू कर दें।
आप देखेंगे कि बेसिकली जो कलर मैंने यहाँ पर हर एक पैराग्राफ में डिफाइन किए थे, वही कलर यहाँ पर डिफरेंट विंडोज में आपको डिफरेंट टैग्स के हिसाब से आपको आउटपुट पे नजर आ रहे हैं। भाई समझ में आ रहा है तुम लोगों के? अच्छा जी। तो ये जो फॉन्ट का टैग है, इसमें एक और भी एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है फेस। जैसे ये होता है फॉन्ट फैमिली। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसके अंदर जाके मैंने फेस लिख दिया जनाब कैलिबरी, और इसमें लिख दिया जनाब टाइम्स न्यू रोमन। तो आप देखेंगे कि आउटपुट के अंदर ये जो फॉन्ट लिखने फॉन्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। सही है। तो ये आप फॉन्ट का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको टेक्स्ट पे डिफरेंट किस्म के एक्शन परफॉर्म करने हो। एक टैग होता है एचआर का। एचआर टैग अगर आप इस्तेमाल करें तो वेब पेज पे इस तरीके से एक लाइन आ जाती है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोल। ठीक है। उसकी मदद से हम जो है ना वो किसी भी टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं डिफरेंट लाइंस के दरमियान, और जो है ना हमें बेसिकली टेक्स्ट इस तरीके से नज़र आ जाता है। समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई यहाँ तक? हाँ भाई। ठीक है। तो अब कुछ और इसमें चीज़ें देखते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, एक टैग होता है बी का। बी का टैग अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। मैंने लिख दिया दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। आप आउटपुट पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो बोल्ड है। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। या मैं यहाँ पर करता ये हूँ कि ऐसे बी आर लगा देता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, और ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब जहाँ बी है ना वहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का भी वही काम होता है जो बोल्ड का है, टेक्स्ट आपको बोल्ड नजर आएगा। अच्छा जी। एक होता है हमारे पास आई का टैग, और उससे आपका जो कोड टेक्स्ट है वो हो जाता है इटैलिक। मैंने आई लिखा तो टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा, और जाहिर सी बात है अगर मैं यू लिखूंगा तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है। इस बात को समझें कि जो आउटपुट आ रहा होता है वो आउटपुट में टैग का इफेक्ट आता है, टैग आउटपुट पे नज़र नहीं आता है। सही है। तो HTML सीखने का मकसद ये होता है कि हमें ये पता चल जाए कि HTML में कौन कौन से टैग्स हैं और हर टैग का क्या क्या आउटपुट है। तो जनाब ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया और हमें इसका आउटपुट भी नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ और टैग्स होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक टैग होता है EM का और एक होता है मार्क का। अब ये EM और मार्क क्या होता है? देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पर EM, और आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क।
तो आउटपुट पे आप देखेंगे कि जो ईएम वाला टेक्स्ट है ना वो एम्फेसाइज हुआ हुआ है, ठीक कहलाएगा एम्फेसाइज टेक्स्ट। और ये है मार्क टेक्स्ट, जैसे हाईलाइट किया हुआ है ना आपने, तो ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये सब बी आर हटा दूँ, एक मिनट यार, मेरी कॉल आ रही है, मैं ज़रा कॉल रिसीव कर लूँ। अच्छा जी, तो हमारी बात ये हो रही थी कि एम्फेसाइज्ड होता है कोड और मार्क होता है। अच्छा, एक हमारे पास ऑप्शन होता है HTML के अंदर कि आप जो है ना वो किसी भी टेक्स्ट में जाएं और टेक्स्ट में जाके ऐसे करके लिख दें स्मॉल। तो जिस तरह स्ट्रॉन्ग करने से वो बोल्ड हो जाता है, तो स्मॉल करने से वो छोटा हो जाता है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे जाके ऐसे लिख दूँ डेल, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये डिलीटेड टेक्स्ट है। तो आप जब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो देखें, आप आउटपुट पे देख सकते हैं कि ये आपका स्मॉल टेक्स्ट है और ये आपका डिलीटेड टेक्स्ट है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, फिर इसी तरीके से जनाब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इंसर्टेड टेक्स्ट का। इंसर्टेड टेक्स्ट क्या होता है कि मैं करूँगा ये कि ऐसे जाके लिख दूंगा INS। तो INS करने से क्या होगा? INS करने से ये होगा कि ये कहलाता है इंसर्टेड टेक्स्ट। अंडरलाइन से मिलता जुलता है और ज़्यादातर लोग इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं और अंडरलाइन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। मिसाल के तौर पे आपको लिखना है जनाब फॉन्ट साइज 7 के अंदर A² + B²। अच्छा, अब इसका जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो लिखा हुआ होगा A2 + B2, लेकिन मुझे चाहिए A²। तो मैं ऐसे लिखूंगा SUP और उसमें लिख दूंगा 2, और यहाँ भी लिख दूंगा SUP और उसमें लिख दूंगा 2। तो जो आउटपुट नज़र आएगा उसमें आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ होगा A² + B², यानी कि सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, इसी के मुकाबले में अगर मुझे मिसाल के तौर पे लिखना है H2O,
तो अब H2O अगर ऐसे लिखूंगा तो आउटपुट पे नजर आएगा H20। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो 2 है इसको मैं SUB के टैग में रखूंगा, तो ये बन जाएगा सब स्क्रिप्ट। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आसान सी चीजें हैं, बस टैग्स का पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये हो गए हमारे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टैग्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए, और उसके लिए जनाब हम इस तरीके से ये काम करते हैं। अच्छा, फिर और भी बहुत सारे टैग्स हैं हमारे पास जो कि हम टेक्स्ट राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। HTML के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो अभी जब हम CSS में आएंगे तो वहाँ पर फिर हम कलर वगैरह के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। अभी हम HTML पे अपनी डिस्कशन रखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि HTML के अंदर थोड़ा सा एडवांस होते हुए हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि जनाब ये जो मेरा फोल्डर है इसमें एक नया फाइल ऐड कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा tables.html। तो ये बन जाएगा क्या, tables.html। अच्छा, अब देखें वेब पेज के ऊपर जो है ना जब भी हम कोई चीज़ रख रहे होते हैं तो वो टॉप लेफ्ट से शुरू होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वेब पेज का स्केलेटन बनाने के लिए या उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले ज़रा टेबल को समझना पड़ेगा कि टेबल कैसे बनता है। सही है? तो टेबल कैसे बनता है भाई? देखें, पहली बात तो ये कि HTML का तो टैग होगा ही होगा, HTML के टैग के बगैर तो गुजारा नहीं है। फिर हेड का टैग होता है ब्राउज़र के हेड के लिए, और बॉडी होती है उसकी बॉडी यानी वाइट पोर्शन के लिए। तो आपने अभी तक नोट किया होगा कि जितने भी टैग हमने लिखे वो सारे के सारे बॉडी के टैग में लिखे हैं। हेड के टैग तो ब्राउज़र का जो ऊपर टाइटल बार और एड्रेस बार वगैरह होता है ना, या कोई मेटा टैग वगैरह लगाना हो तो उसके लिए हेड का टैग इस्तेमाल होता है। अब टेबल के टैग के अंदर अगर हम TR का टैग बनाएं तो उससे बन जाती है टेबल में एक रॉ, और उसमें अगर मैं TD का टैग बना दूं तो उससे बन जाता है कॉलम। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक नाम लिख दिया, फिर उसके बाद एक और TD के अंदर जनाब मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया। सही है? तो अगर आप इस पेज का आउटपुट चेक करेंगे तो इसका आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा कि भाई लिखा हुआ है इसरार अली और आगे लिखा हुआ है israr@gmail.com। तो हम क्या करते हैं कि टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर इक्वल्स टू 1। अब हमें टेबल की बॉर्डर नजर आएगी। ठीक है? नजर आ रहा है आप लोगों को?
एक टेबल बना हुआ है जिसमें 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में लिखा हुआ है इसरार अली और दूसरे में लिखा हुआ है israr@gmail.com। अच्छा, नॉर्मली जो हमारा टेबल होता है ना, उसकी जो पहली रॉ होती है उसमें हम टीडी के बजाय टीएच इस्तेमाल कर लेते हैं टेबल हेडिंग के नाम से ना। जैसे मैंने इसमें लिख दिया जनाब नेम और इसमें लिख दिया ईमेल, तो आउटपुट में आप देखेंगे कि अब बाकायदा यहाँ पर कॉलम की हेडिंग आ रही है नेम एंड ईमेल। समझ में आ रही मेरी बात? क्या हो गया भाई, इंतकाल हो गया तुम लोगों का क्या? अच्छा, अगर मुझे इसमें एक कॉलम का इजाफा करना है तो जैसे मैं टीएच यहाँ बढ़ा देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर। आप देखेंगे कि यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर का एक कॉलम बढ़ जाएगा और नीचे हम टीडी बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। जैसे मैंने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया तो नतीजे में आपको यहाँ तीसरा कॉलम नज़र आ रहा है जिसमें आप अपना कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं टेबल में मज़ीद रॉज बढ़ाना चाहूँ तो टी आर का इजाफा करना होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मिसाल के तौर पे वकार यूनुस और ये मैंने लिख दिया waqar@gmail.com और ये मैंने जनाब इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया 0333-1234567। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रॉ का इजाफा हो गया है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन टेबल के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया बॉर्डर के नाम से, तो बॉर्डर जो है वो 1 हो गई और आपको बॉर्डर नज़र आ गई। अच्छा, अगर मैं बॉर्डर यहाँ 0 कर दूं तो क्या होगा? तो बॉर्डर गायब हो जाएगी और आपको टेक्स्ट बगैर बॉर्डर के नज़र आएगा। आप में से कोई सवाल कर सकता है सर अगर मैं यहाँ बॉर्डर 20 कर दूं, कोई ऐसी वैल्यू दे दूं, तो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर की विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई है। सही है, तो जितनी बड़ी वैल्यू देंगे बॉर्डर बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? और कोई कहते सर मैं अगर -5 दूंगा तो क्या होगा? तो भाई -5 देने से होगा ये कि कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, एक बात का इसमें हमेशा ख्याल रखें HTML के अंदर कि HTML कंपाइल नहीं होती है, इसमें कोई सिंटैक्स या रन टाइम एरर नहीं आता है। इसमें जो एरर आता है वो कहलाता है लॉजिकल एरर। ठीक है, तो ये लॉजिकल एरर है, हमने ऐसी वैल्यू दे दी है जो कि सूटेबल नहीं है इसमें। भारत तो कोई एरर नहीं आता, बस आउटपुट जो है वो आपकी थिंकिंग के हिसाब से नहीं आता। अच्छा, अब इसमें मज़ीद मैं थोड़ा सा वैल्यू और चेंज करके इसमें एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूँ विड्थ का। जैसे मैंने लिख दी इसकी विड्थ 500 पिक्सल्स।
सही है। तो आप आउटपुट में देखेंगे कि टेबल की विड्थ बढ़ गई है, 500 हो गई है। मैं चेंज करता चला जाऊं तो यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, वेट आप पिक्सल्स में दे सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, देखिए मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ। वो ये कि अगर मिसाल के तौर पे ये आपको आउटपुट नज़र आ रहा है और फिर मैं ये करूँ कि जो मेरा ये विजुअल ब्राउज़र है जिस पे आउटपुट मुझे नज़र आ रहा है, तो अभी तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे ही रन करके देख रहा था। इन केस अगर मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन करूँ और ब्राउज़र पे इसका आउटपुट चेक करूँ, तो ब्राउज़र पे इसका आउटपुट मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि भाई ब्राउज़र पे क्या आउटपुट आ रहा है। तो ब्राउज़र पे कुछ इस किस्म का आउटपुट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ब्राउज़र का साइज चेंज करता हूँ तो उससे टेबल का साइज चेंज नहीं होगा, बल्कि सेम रहेगा। क्योंकि जो विड्थ है वो फिक्स्ड है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ब्राउज़र का साइज चेंज होता है? कोई यूज़र इस तरह साइज चेंज करता है? हाँ भाई। नहीं, देखें, यूज़र तो शायद कर सकता है, उसके पास होता है, लेकिन यूज़र इस तरह करते नहीं है वेबसाइट देखते हुए। असल में होता ये कि हम डिफरेंट रेजोल्यूशन पे अपनी वेबसाइट को व्यू कर रहे होते हैं। जैसे मेरे जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो आपको खैर अभी नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो है जनाब 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080। 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 का मतलब ये है कि बेसिकली विड्थ मेरी स्क्रीन की है 1920 पिक्सल्स और हाइट है 1080 पिक्सल्स। अच्छा, अगर मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कम होगी, मिसाल के तौर पे मैं कर दूं 800 बाय 600, यानी 800 पे 800 बाय 600 अगर मैंने कर दिया, तो ये टेबल जो है ना वो आधे से ज़्यादा पेज पे आ जाएगा। यानी जितनी रेजोल्यूशन कम होगी इसका साइज बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं मोबाइल स्क्रीन पे खोल लिया तो फिर और जो है ना ये कट सकता है और हो सकता है कुछ कंटेंट नज़र ना आए।
तो एक तरीका होता है कि हम इस मसले को हल कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मैं यहाँ पर ये जो मेरा टेबल की विड्थ थी जो मैंने डिफाइन करी थी अपने कोड में, वो बजाय विड्थ पिक्सल में देने के अगर मैं परसेंटेज में दे दूं 100%, तो मेरा जो बेसिकली आउटपुट है वो पूरे साइज पे डिपेंड करता है। देखें, जो ब्राउज़र का साइज होगा उसी साइज का टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि अगर आप परसेंटेज में देते हैं तो ये साइज जो है ना वो फिर ब्राउज़र की बिट के हिसाब से चेंज होता है परसेंटेज में, जबकि फिक्स अगर देंगे तो वो फिक्स ही रहता है। सेम गोज फॉर हाइट। अगर मैं यहाँ मिसाल के तौर पे हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल्स, तो मेरे टेबल की हाइट 500 पिक्सल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? चलेंगे तो ये हमारी बात हो गई टेबल के हवाले से, और टेबल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि हाइट अगर मैं परसेंटेज में दूंगा तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे पेज पे आ जाएगा, बल्कि वो जितना टेक्स्ट होगा ना उसके हिसाब से जगह ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, लिहाजा परसेंटेज में हाइट नहीं दी जाती, हाइट ज़्यादातर हम पिक्सल्स में ही देते हैं। इसमें एक और चीज़ का भी फैक्टर आप जहन में रखें हैं कि अगर हाइट पेज से ज़्यादा होती है ना, या वेब पेज से ज़्यादा होती है, तो स्क्रॉल बार आ जाता है वेब पेज पे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150%, तो इसका मतलब मेरे टेबल जो है वो वेब पेज से ज़्यादा हो गए वेट। तो देखें क्या हुआ, स्क्रॉल बार आ गया। और ये वाला जो स्क्रॉल बार है ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये आना अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में कंसिडर नहीं किया जाता। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वेब पेज पे नहीं आना चाहिए। कलर भी जैसे एक रॉ में हुआ सेकंड में नहीं, वो कैसे होगा बेटा? वो पहली जो रॉ है ना उसमें हमने टी एच का टैग इस्तेमाल किया हुआ है, टेबल हेडिंग। तो अगर आप दूसरी रॉ में भी टी एच इस्तेमाल कर लें तो एग्जैक्टली वैसे ही वो बोल्ड और सेंटर अलाइंड हो जाएगा। ये जो नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपको सेंटर में और बोल्ड नज़र आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ दिस टी एच नज़र आ रहा है। यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा टेबल है इसमें अगर मैं हाइट बहुत ज़्यादा दे दूं तो उस कंडीशन में जो स्क्रॉल बार आएगा वो वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगा।
अच्छा, वर्टिकल स्क्रॉल बार आना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो माउस का स्क्रॉलर होता है वो एक्चुअली वर्टिकल स्क्रॉल बार को हैंडल कर लेता है। तो इसीलिए हाइट पिक्सल में देना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन विड्थ ज़्यादातर आप किस में देते हैं, परसेंटेज में देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तुम लोगों को? चलें। अच्छा, अब ऐसा है कि आज हमारी है पहली क्लास